हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 3 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का, इसमें पूछे गए 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसमें जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसा कि सीरीज में करते आ रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले सारे वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको दिया जाएगा हमारे ऐप के ऊपर। आप जाना इस वाले सेक्शन में, आपको पीडीएफ इस वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ऐप का जो डाउनलोडिंग लिंक होगा वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, है ना, चाहे वो धातु का कार्बोनेट हो, चाहे वो धातु का बाइकार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। अम्ल है धातु कार्बोनेट है या फिर अम्ल है धातु बाइकार्बोनेट है। अगर इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो जो गैस उत्पन्न होती है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल जो है आग बुझाने में किया जाता है ना, आग बुझाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप चूना पानी से गुजारते हैं तो चूना पानी दुधिया हो जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। वे चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो बंद लूप बनाती है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है और अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो ऐसे पूरा एक बंद लूप जो है बनता है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे केवल चुंबक के केंद्र से निकलती है नहीं, चुंबक के ध्रुव से निकलती है और ध्रुव पे ही जाकर के विलीन होती है चुंबक के बाहर। सदैव प्रतिच्छेद करती है, कभी भी चुंबकीय रेखा जो है एक दूसरे को काटती नहीं है। वे आवेशित कणों का पथ दर्शाती है, तो ऐसा भी नहीं है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है और इसे अयस्कों का डैश कहा जाता है। जब धातु को उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है तो ये जो अयस्क होते हैं, जब इसको जमीन से निकाला जाता है ना, अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है और ये जो अयस्क होते हैं इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो जो पृथ्वी का जो अपना भूपर्पटी है, अर्थ का जो क्रस्ट है, वही जो है मुख्य स्रोत होता है। तो जब अयस्क को जमीन से प्राप्त किया जाता है तो इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है ना। उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है, उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि अयस्क से इस गैंग को हटाया जाए। अब हटाने के अलग अलग प्रक्रियाएं होती, हटाने की जो है वो अलग अलग विधियां होती है ना। अयस्क से गैंग को हटाने की जो है अलग अलग विधियां होती हैं। कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा ये निर्भर करता है, ये जो अयस्क है और ये जो गैंग है भाई, इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या है ना। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है जो अयस्क है और जो गैंग है इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पे। आपसे पूछा जा रहा है कि अयस्क से गैंग को हटाने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण, एनरिचमेंट। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप सांद्रण भी बोल सकते हो, इसे आप सांद्रण भी बोल सकते हो, यानी कि कंसंट्रेशन, है ना। इसे आप कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो और इसी को समृद्धिकरण, एनरिचमेंट भी कहा जाता है और इसी को ड्रेसिंग भी कहा जाता है ना, ड्रेसिंग भी कहा जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका लगभग भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, उस वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है उसी का 1/6 होता है। ये आपको याद रखना है। हमें चंद्रमा पर वस्तु का भार चाहिए,
पृथ्वी पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है, 6 से भाग लगाएंगे 10 न्यूटन हो जाएगा। तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार जो है वो लगभग हो जाएगा 10 न्यूटन। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो ये देखो 4 पोषी स्तर है, यूजुअली 4 पोषी स्तर ही आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला पोषी स्तर है उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं, है ना। यहाँ पर उत्पादक आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। जो दूसरा पोषी स्तर है इसमें आने वाले जीव जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं और इसमें शाकाहारी आते हैं। जो तीसरा पोषी स्तर है ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, छोटे मांसाहारी। और ये चौथा पोषी स्तर है तृतीयक उपभोक्ता ये कहलाते हैं, इनमें आते हैं बड़े मांसाहारी। और ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ जो है वो होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप आसानी से याद रख सकते हो, रेमंड। आपने सुना होगा रेमंड का शोरूम, है ना, रेमंड का कपड़ा भी आपने में भी पहना होगा। रेमंड लिंडमैन ये जो वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने दिया था 10% रूल। इस रूल के हिसाब से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक मात्र 10% ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है। बाकी की जो 90% ऊर्जा है उनमें से कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल जो है जीव जंतु खुद कर लेंगे अपनी जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, और एक बहुत बड़ी मात्रा जो है ऊष्मा के रूप में जो है वो हास हो जाती है। ठीक, केवल 10% एनर्जी बचती है जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचती है। जैसे मान लो इस उत्पादक को, ये जो शाकाहारी है, ये जब खाते हैं तो इस उत्पादक से मात्र 10% ऊर्जा जो है इस शाकाहारी के शरीर में पहुंचती है। फिर इस शाकाहारी को जो छोटे मांसाहारी खाएंगे उसके बॉडी में जो है शाकाहारी से मात्र 10% एनर्जी जो है पहुंचने वाली है, और इस छोटे मांसाहारी को जब बड़े मांसाहारी खाएंगे तो यहाँ पे 10% एनर्जी जो है वो बचने वाली है। और जो उत्पादक है उसमें जैसे कि घास है ना, जो हरे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसमें टिड्डा, खरगोश, हिरन को रख सकते हो आप शाकाहारी में। छोटे मांसाहारी में मेढक, मछली, पक्षी है ना। और जो बड़े मांसाहारी उसमें सांप है, गरुड़ है, शेर है, इन सारे को आप डाल सकते हो। 10% रूल किसने दिया था? डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लिंडमैन ने दिया था, ये याद रखेंगे आप। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्जा का स्थानांतरण जो है ऐसे उत्पादक से जो है तृतीयक उपभोक्ता की तरफ होता है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि उत्पादक से आप जो है इस तृतीयक उपभोक्ता की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण करवाएंगे और फिर जो है तृतीयक उपभोक्ता से जो है ऊर्जा जो है उत्पादक की तरफ जो है स्थानांतरित हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये याद रखिएगा। जो एनर्जी फ्लो है, जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का आप जलीय विलयन लीजिए, उसमें आप जो है पोटेशियम, ये लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन है, पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लीजिए, दोनों को मिलाइए, मिलेगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन, और उसमें लेड आयोडाइड का जो है पीला अवक्षेप आपको प्राप्त होगा, है ना, पीला अवक्षेप जो है प्राप्त होगा, पीला अवक्षेप बनता है। तो लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन के लिए डैश उत्तरदायी है? जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट नहीं। अगर आपने जियोट्रॉपिज्म बोल दिया है तो मूवमेंट बोलने का जरूरत नहीं है ना। या तो आप बोलो क्या जियोट्रॉपिक मूवमेंट, या फिर आप बोलो जियोट्रॉपिज्म। ठीक, तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्व के प्रभाव में पौधों में वृद्धि या फिर गति, गुरुत्व के प्रभाव में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आप जड़ को देखते हैं तो जड़ें जो है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रही है, हम बोल सकते हैं, है ना। जड़ें जो है वो जमीन में धंसती चली जाती है।
तो हम बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो हर वस्तु को पृथ्वी का जो केंद्र है उधर की ओर खींचना चाहता है। गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हर वस्तु को पृथ्वी का जो केंद्र है उधर की ओर खींचना चाहता है। तो जड़ें जो है वो केंद्र की ओर जा रही है। अगर जमीन में ही जा रही है भीतर की ओर तो हम बोल सकते हैं कि हाँ केंद्र की ओर जा रही है। तो गुरुत्व के कारण जो जड़ है वो नीचे की ओर जा रही है, तो इसे आप बोलेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। गुरुत्वाकर्षण जो है वो केंद्र की ओर खींच रहा है वस्तु को, हर चीज को, और जड़ें भी जो है केंद्र की ओर ही जा रही है। यानी जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है उधर ही जड़ें जो है वो गति कर रही है, तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। अगर हम तना की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो केंद्र की ओर चीज़ों को खींचने का काम करता है और तना जो है उसके विरुद्ध ऊपर की ओर ग्रो करता है ना। गुरुत्वाकर्षण जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा है और तना जो है वो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, या तना जो है ऊपर की ओर गति दिखा रहा है, तो इसे हम लोग नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे या फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोल देंगे, है ना। और इसे हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम उद्दीपन की बात करते हैं, यहां पर उद्दीपन की बात करते हैं तो ये उद्दीपन जो है इसमें क्या है, गुरुत्व है ना, ग्रेविटी है। अगर हम यहां पर उद्दीपन प्रकाश लेते हैं, अगर हम इसको उद्दीपन मानते हैं, स्टिमुलस मानते हैं, तो आप यहां पर बोल सकते हो कि जो प्रकाश है सन से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है ना। सूर्य से जो है प्रकाश आ रहा है और सूर्य की तरफ ही तना जो है ग्रो करता है ऊपर की ओर। तो अगर हम प्रकाश को उद्दीपन लेकर के चलते हैं तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम जड़ की बात करते हैं तो ये जड़ जो है इसकी बात करेंगे तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक। तो ये सब भी जो आप हैं वो ध्यान में रख सकते हैं। भाई सूर्य से जो है प्रकाश आ रहा है और सूर्य की तरफ जो है बोल सकते हैं कि तना जो है ऊपर की ओर ग्रो करता है और जड़ें जो है ठीक विपरीत सन से दूर भागती है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रयोग में इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, जो अल्फा पार्टिकल होता है उससे बम्बार्डिंग करवाया था सोने की पन्नी पे, गोल्ड फॉइल पे, सोने की पन्नी पे जो है बम्बार्डिंग करवाया था, है ना। जैसे किसी मशीन गन से बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक वैसे ही समझ लो कि एक मशीन गन है उससे खूब सारा जो है फायरिंग किया गया अल्फा पार्टिकल से सोने की पन्नी पे, जिसे कहा जाता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये और कुछ नहीं He2+ है। He2+ है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 4U होता है। ये आप याद रखेंगे कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल में नहीं होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हीलियम में होता है, दोनों बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर देखो ये प्लस चार्ज आया हुआ है। और यहां से इस एक्सपेरिमेंट से जो है नाभिक की खोज हो जाती है ना, न्यूक्लियस की खोज होती है, नाभिक की खोज होती है। इस एक्सपेरिमेंट से जो परमाणु के भीतर नाभिक है इसकी खोज होती है ना, नाभिक की खोज होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इसकी खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी और इस कारण से जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन को। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पढ़ना नहीं है, रेलवे के एग्जाम में यहां से सवाल आता नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाला सही उदाहरण है? यानी कि वैलेंसी 2 जो है आपको बताना है किस ऑप्शन में कौन से पेयर में वैलेंसी 2 है ना। देखो अमोनियम है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्राइड है ना। आपको जो है एक एक पेयर दिया गया है, एक एक पेयर आपको दिया गया है, आपको बताना है कौन से पेयर में वैलेंसी जो है वो 2 है। अमोनियम और सल्फेट है, अमोनियम और सल्फेट है, तो अमोनियम आयन होता है NH4+,
ठीक। और सल्फेट आयन होता है SO4 2-। जितना आप आवेश ऊपर में देख रहे हैं ना, वही वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी आप 1 बताएंगे, इसकी वैलेंसी आप 2 बताएंगे। जो चिन्ह है धनात्मक ऋणात्मक उसको हटा करके। यहां देखो फॉस्फेट और नाइट्राइड है। फॉस्फेट होता है PO4 3- और नाइट्राइड होता है N3-। इसकी वैलेंसी आप 3 बताएंगे, इसकी वैलेंसी भी आप 3 बताएंगे। यहां देखो सोडियम और सल्फेट है। सोडियम होता है Na+ और सल्फेट होता है SO4 2-। इसकी वैलेंसी 1 और इसकी 2 बताएंगे। यहां देखिए सल्फेट और सल्फाइड है। सल्फेट होता है SO4 2- और सल्फाइड होता है S2-। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। हमें 2-2 वाला ही चूज करना है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट है ना। किसकी वैलेंसी कितनी होती है, ये सब के सब जो है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं याद रखेंगे कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, आप जो है आयनिक यौगिक का सूत्र नहीं लिख पाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा है, इसको हीट किया जाता है, बनता है यहां पर Na2CO3, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। फिर इसका ना क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है, यानी इनमें जो है जल के अणु जोड़े जाते हैं, तो बनता है Na2CO3.10H2O। ये आपका है धावन सोडा, ये है धावन सोडा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहले अपघटन करवाया गया और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करवाया गया। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ज है और तरंग दैर्ध्य 15 सेंटीमीटर है। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। दूरी आपको दिया हुआ है 1.8 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आंसर आपको एसआई मात्रक में चाहिए, तो फॉर्मूले में एक एक मान जो है एसआई मात्रक में ही आप डालेंगे। 1.8 किलोमीटर है, इसको हम लोग 1000 से गुना करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 मीटर आ जाएगा। अब देखो तरंग की चाल, तरंग की चाल निकालने का सूत्र होता है लेमडा इंटू में एफ। लेमडा का मान देखो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे एसआई मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। एसआई मात्रक में कन्वर्ट इसको कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फ्रीक्वेंसी आपको 4 किलो हर्ज दिया हुआ है, जबकि एसआई मात्रक हर्ज होता है, तो 1000 से गुना करके इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें, हर्ज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, यहां पर देखो इसको यहां से हटा देते हैं, ऊपर में 100 आ जाएगा, मतलब इसको ऊपर ले करके रख दिया। 3 जीरो से यहां 3 जीरो उड़ाएंगे, ये आ जाएगा 180 और 15 चौके में 60 हो जाएगा। 3 सेकंड हमारा आंसर आ गया। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, लैंगिक जनन जब होता है तो इससे विविधता जो है उत्पन्न होती है, और विविधता जरूरी है जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए बदलते पर्यावरण में। जनन प्रजातियों की जनसंख्या के अस्थायित्व से संबंधित है, सही है। जनन जो है प्रजातियों की जनसंख्या के अस्थायित्व से संबंधित है। अगर एक प्रजाति में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, जनन की प्रक्रिया बंद हो जाए, तो धीरे धीरे वो जो प्रजाति की जनसंख्या है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी जनसंख्या ही समाप्त हो जाएगी। अगर आज इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब अगर अपने बच्चे पैदा करना बंद कर दे, तो एक समय के बाद जो मानव प्रजाति है ये धरती से समाप्त हो जाएगी। तो अगर मानव प्रजाति या फिर कोई सी भी प्रजाति, वो प्रजाति जो है वो चाहती है भाई कि जो हमारी जनसंख्या है हमेशा इस धरती पर मौजूद रहे, तो जरूरी है कि वो रिप्रोडक्शन करे। जीने के लिए जनन जरूरी नहीं है, एक जीव को जीने के लिए जनन जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए इस धरती पे जनन जो है जरूरी है।
इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। वेरिएशन जरूरी है बदलते पर्यावरण, बदलती परिस्थितियों में प्रजातियों की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, है ना। एक प्रजाति की जो जनसंख्या है उसमें वेरिएशन जरूरी है। कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है वस्तु की स्थिति और विन्यास पर निर्भर करती है ना। किसी वस्तु की स्थिति या फिर उसके विन्यास के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? ज्यादातर जो कार्बन यौगिक होते हैं उनमें कौन से प्रकार का आबंध पाया जाता है? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सह संयोजक यौगिक होते हैं, और सह संयोजक यौगिक का मतलब होता है कि उनमें सह संयोजक आबंध पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। सह संयोजक आबंध का निर्माण होता है जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले आबंध को सह संयोजक आबंध कहते हैं, और कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि आयनिक बॉन्ड बनाता है। एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? मान लीजिए कोई पिंड है जो किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। मान लो कि ये एक पिंड है जो इस डायरेक्शन में जो है वृत्तीय गति कर रहा है ना, वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है, ये एक बिंदु सी है, ये एक बिंदु डी है। जब ये पिंड ए पर है तो इसकी वेग की दिशा क्या है? हम बोलेंगे कि ये है, ये वेग की दिशा है, यही वेग की दिशा है, यही विस्थापन की दिशा है, आप बोल सकते हो। मान लीजिए जब ये पिंड बी पर आएगा उस समय वेग की दिशा क्या है? तो कुछ नहीं करना, इस पर आप जो है स्पर्श रेखा खींच दीजिए, टेंजेंट जो है ड्रॉ कर दीजिए, ये है वेग की दिशा, है ना। सी पर आए तो वेग की दिशा क्या है? आप इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। डी पर वेग की दिशा क्या है? डी पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। इस प्रकार वृत्तीय गति में वेग की दिशा जो है हर बिंदु पर बदल जाती है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि वृत्तीय गति में जो वेग है कभी भी नियत नहीं होता है। वेग कभी नियत नहीं होता है, मतलब त्वरण जो है जीरो नहीं होता है। यानी ये जो गति होती है वृत्तीय गति, ये त्वरित गति होती है, क्योंकि हर बिंदु पर वेग की दिशा जो है वो बदल जाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं में डिंबवाही नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? डिंबवाहिनी नलिका को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, जैसा कि स्त्री नसबंदी में होता है ना, स्त्री नसबंदी में यही तो होता है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। इसमें डिंबवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवी डक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसको ना काट करके बांध दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, या फिर यूं बोल दो आप कि जो अंडाणु है वो शुक्राणु तक नहीं पहुंच पाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? एक भ्रूण जब मादा के गर्भाशय में होता है तब उस भ्रूण के शरीर के अंदर जो अपशिष्ट बनता है उसका निपटान जो है किस अंग की सहायता से किया जाता है? तो जब तक एक भ्रूण माता के गर्भाशय में होता है तब तक एक संरचना जो है उसका निर्माण होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। जैसे ही भ्रूण जो है गर्भाशय की भित्ति में आकर के रोपित होता है, जैसे ही एक भ्रूण गर्भाशय की भित्ति में आकर के चिपकता है, वैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा नाम की एक संरचना का निर्माण होता है। अब इस बच्चे को जो है न्यूट्रिशन चाहिए, इस बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए। वो न्यूट्रिशन, वो ऑक्सीजन माँ के शरीर से इस प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से फिर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस बच्चे के शरीर में आता है। इतना ही नहीं, बच्चे के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे बाहर भी निकालना है, वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ, प्लेसेंटा से होता हुआ माँ के शरीर में जाता है, और फिर माँ के शरीर से वो बाहर आता है, बॉडी के बाहर आता है। तो हम बोलेंगे प्लेसेंटा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ना। जब तक एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती है, तब तक ये प्लेसेंटा जो है बना रहता है, और इसी के थ्रू बच्चे और माँ के शरीर के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है।
तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवद्रव झिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितने भी जीव होते हैं उन सारे की कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी हर कोशिका के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसी सेल के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो होनी ही होनी है। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई कोशिका नहीं होती है। तो कोई सी भी कोशिका हो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है ना, पाई जाती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और आवरण जो है पाई जाती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यह है कोशिका भित्ति और यह है कोशिका झिल्ली, जिसे जीवद्रव्य झिल्ली भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो कोशिका भित्ति है ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये कवक कोशिका में पाया जाता है, कवक की जो कोशिका होती है, और इतना ही नहीं, जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें भी पाया जाता है। तो बैक्टीरिया है, कवक है ना, बैक्टीरियल सेल है ना, फंगल सेल, इन सारे में जो है पाया जाता है। यानी ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं उन सारे में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक अपवाद जो है आप याद रखिए, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। बाकी पादप कोशिका है, कवक कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, इन सारे में कोशिका केंद्र कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। एक संरचना है, देखो ये तारक केंद्र, तारक केंद्र, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाएगा, लेकिन जो पादप कोशिका है उसमें नहीं पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो कोशिका द्रव्य है, जीवद्रव्य झिल्ली है, सारी ही कोशिका में है ना। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो कोशिका द्रव्य है, ये दोनों के दोनों जो है सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है, जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इसे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर की एक कोशिका है और हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये कोशिका ना विभाजित हो जाती है, दो नई कोशिका बनाती है, दो नई कोशिका बनाती है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? संतति कोशिका बोलेंगे, है ना, संतति कोशिका बोलेंगे, डॉटर सेल्स बोलेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो जनक कोशिका है, इसमें जो जितने गुणसूत्र हैं उतने ही गुणसूत्र जो है इन संतति कोशिकाओं में भी मौजूद है। ये किस प्रकार का विभाजन है? यहाँ कोशिका का विभाजन हुआ ना, एक कोशिका से दो नई कोशिका बनी है, तो ये कोशिका विभाजन है। किस प्रकार का ये कोशिका विभाजन है? तो इसे दोस्तों कहा जाता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। इसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन। इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है, ये इंग्लिश नाम भी ध्यान में रखिएगा, माइटोसिस कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक और होता है विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा कि जो गुणसूत्र की संख्या वो आधी हो जाएगी, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी और अंत में जाकर के इनमें 4 नई कोशिका बनती है, 4 नई कोशिका बनती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे ही शरीर के अंदर एक कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये दोनों, ये एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है, जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी हो जाती है। फिर से इन कोशिकाओं का जो है विभाजन होता है, इस बार जो है गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती है। इस प्रकार देखो 4 नई कोशिका बनी है एक जनक कोशिका से, और गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई है। देखो जनक कोशिका में 46 गुणसूत्र है और जो 4 नई कोशिकाएं बनी है, जो 4 संतति कोशिका बनी है, इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है 23 से आधी हो चुकी है।
तो इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिका है या फिर अंडाणु बनाने वाली जो कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो करती है। यानी शुक्राणु का निर्माण है ना, शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, और oogenesis जो अंडाणु का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण जो है अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। इस प्रश्न का उत्तर डी है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? यानी श्वेत प्रकाश जिसमें कि 7 रंग होता है, ये 7 रंगों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 220 वोल्ट पर चलने वाली एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम ताप पर 840 वाट की दर से ऊर्जा की खपत करती है। इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना है? आपको विभवांतर दिया गया है और आपको पावर दिया गया है। पूछा क्या गया है आपसे? प्रतिरोध पूछा गया है। इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में एक बढ़िया रिलेशन है, P = V² R। यहां से आपको R निकालना है, V² P हो जाएगा। सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, 220 गुने में 220 और बट्टे में 840। सॉल्व करेंगे तो 57.6 ओम जो है आपका आंसर निकल करके आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की जो मोटाई है वो काफी ज्यादा है ना। वायुमंडल की मोटाई जो वो काफी ज्यादा है और इसमें अलग अलग प्रकार के मंडल है भाई। शोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, अलग अलग प्रकार के मंडल है। और उन मंडलों में जो वायुमंडल की भौतिक स्थितियां हैं वो अलग अलग होती है ना। वायुमंडल की भौतिक स्थितियां अलग अलग होने के कारण जो अपवर्तनांक है वायुमंडल का अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। और अपवर्तनांक अलग अलग होने से प्रकाश का जो है बार बार अपवर्तन होता है। तो वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का वंकन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका मुख्य रूप से डैश के लिए होता है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पाई जाती है वो 2 प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर राइबोसोम्स तो होते नहीं हैं जो प्रोटीन का निर्माण ये करेगी, तो ये जो है लिपिड का निर्माण करती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका काम प्रोटीन बनाना होता है। लिपिड संश्लेषण और वितरण बोल सकते हो। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोटीन संश्लेषण है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और वो इस वाले वेग से गतिमान है। फिर पीछे से आकर के ना 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का लगातार एक बल लगता रहता है। तो क्या होगा भाई, जिस दिशा में पिंड चल रहा था उसी दिशा में क्या हुआ कि बल आकर के लगा है 4 न्यूटन का, वो भी 5 सेकंड तक। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे थे और फिर पीछे से आकर के धक्का दिया लगातार कुछ समय तक, तो क्या होगा आपके गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो 5 सेकंड के बाद जो है पिंड का वेग कितना हो गया, यही आपसे पूछा गया है। तो अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग गुने में त्वरण और गुने अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुने में समय। अब देखो आपको प्रारंभिक वेग तो दिया हुआ है, अंतिम वेग आपको निकालना है। त्वरण आपको नहीं दिया है, लेकिन त्वरण निकालने के लिए ना आपको बल और द्रव्यमान दिया हुआ है और गुने में समय हो जाएगा। सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। u का मान 10 है, u का मान 10 है, बल का मान 4 है, द्रव्यमान आपको 2 किलोग्राम दिया हुआ है और समय जो है यहाँ पर 5 है। समय यहाँ पर 5 है। तो 10 प्लस 2 गुने में 5 ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? जे थॉमसन जो थे
ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया था, है ना। परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु के भीतर जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज्ड है। तो परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल देने वाले पहले वैज्ञानिक जे थॉमसन थे और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी। इन्होंने कहा था परमाणु जो है वो धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धंसे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो हर एक माइनस चार्ज, हर एक माइनस साइन जो है इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। परमाणु धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ठीक वैसे ही जो आप तरबूज देखते हो, पूरे तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है, उससे आप पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, और तरबूज में जैसे बीज धंसे होते हैं उस बीज को आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। और जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, ऐसा जे थॉमसन ने कहा था। परमाणु जो है उदासीन होता है ना, उदासीन होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है, ऐसा जे थॉमसन ने कहा था कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, है ना, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति अंतर्निहित होते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इनके मॉडल को ना वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन का मतलब, वाटरमेलन मतलब तरबूज, है ना, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। या फिर इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल बोल दो, प्लम पुडिंग मॉडल बोल दो, क्रिसमस केक मॉडल बोल दो, कई सारे नामों से जाना जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो ये मॉडल है ये फेल कर गया था। दोस्तों, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर, यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।